नमस्कार, सीधा संवाद में आपका स्वागत है। इस हफ्ते देश में एक बड़ी खबर रही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लॉन्च की, और ये पूरा सप्ताह भी जो है वो डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया एक बड़ा मिशन लगता है, एक बड़ा सपना लगता है बहुत से लोगों को, और इसको लेकर के बहुत सारे अब सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से बढ़िया व्यक्ति कौन होगा। तो आज हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका धन्यवाद न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सर, ये कार्यक्रम तो लॉन्च हो गया, अभी सप्ताह भी बनाया जा रहा है, और हमने कार्यक्रम देखा, बहुत सारी इसमें बात हुई हो कि भाई ब्रॉडबैंड हाईवे पे पूरा देश होगा, और जिस तरह की नागरिक सुविधाएं एक आम आदमी को शहर से लेकर गांव तक मिलेंगी, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। लेकिन ये सपना बड़ा जटिल और बड़ा मुश्किल सपना लगता है, क्योंकि आज भी जो हकीकत हम देखते हैं तो हमें लगता है आज भी हमने हज़ारों सैकड़ों गांव हैं जिनको हमने सड़क से अब तक नहीं जोड़ा। कहीं नक्सलवाद की प्रॉब्लम है जहां पर हम सड़क नहीं बना पाए, कहीं भ्रष्टाचार है इसलिए सड़क नहीं बना पाए। तो जिस देश में सड़कें नहीं बनी वहाँ पे आप ब्रॉडबैंड हाईवे की हम बात कर रहे हैं कि आखिरी गाँव को जोड़ देंगे, थोड़ा मुश्किल है। देखिए, सपना देखना और सपने को पूरा करना दोनों में फ़र्क है, लेकिन हम लोग सपना पूरा करने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। और आपने सड़कों की बात की तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री था। जब राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का प्रोग्राम आया तो आपने ऐसे ही सवाल पूछे थे, कहाँ से ज़मीनें आएंगी, कैसे होगा। आज देखिए भारत जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो हम लोग करके दिखाएंगे। देखिए, ये डिजिटल इंडिया क्यों ज़रूरी है। आज देश में 98 करोड़ मोबाइल फ़ोन है। हमने आधार के माध्यम से 82 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। 30 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, तो 100, और उसको 2 वर्ष में मैं 50 करोड़ करने वाला हूं। तो दुनिया में शोध यह कहता है कि जो समाज ब्रॉडबैंड से अधिक जुड़ता है उसमें विकास दर की सीधा उसका असर होता है। और आज मैं आपसे कहूंगा, मेरी कल्पना डिजिटल इंडिया की क्या है, दूरदर्शन के दर्शक जाने इस बात को। एक बढ़ई, एक कुम्हार, एक बिजली का मिस्त्री, एक राज मिस्त्री, एक पंचर बनाने वाला अपने स्मार्टफोन से अपने लिए अच्छे बिजनेस और जीवन की तलाश करें। और ये हो रहा है। आपको बताऊं, जैसे डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है, मेरे पास कई हैंडलूम के व्यूअर्स ने मैसेज भेजा है कि क्या आप हमारे लिए जो पीएम ने डिज़ाइन इंडिया की बात की है, कोई डिजिटल डिज़ाइन हमें आप बता सकते हैं। ये अलग जगाना होता है। तो आज आप देखिए, ई कॉमर्स, मैंने पोस्टल विभाग को कहा कि अपने लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस का सदुपयोग करो ई कॉमर्स के विस्तार के लिए। हमारे सरकार में आने के पहले कोई 80 करोड़ का व्यापार हुआ था, पिछले 8-9 महीने में 500 करोड़ का व्यापार हुआ है। और अधिकांश गांव के लोग, उनको भी इच्छा होती है कि मैं भी क्लिक ऑफ द बटन से अच्छे सामान घर पे पहुंचे। तो भारत की इस आशा एस्पिरेशनल सोसाइटी को हम तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये विषय हुआ। दूसरा, जनोपयोगी। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपके दर्शक हम क्या कर रहे हैं जाने। जीवन प्रमाणम, लोग रिटायर करते हैं, हर साल नवंबर में आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि आप जिंदा हैं। बैंक में धक्के लगाने पड़ते हैं। आप बूढ़े हो गए, आप बच्चे के साथ विदेश में हैं या केरला में हैं, तो आप एक ऐप से बता सकते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरा पेंशन जारी रखो। बिहार यूपी के लोग बहुत आते हैं एम्स में इलाज कराने के लिए, तो धक्के खाना पड़ता है वहाँ पर अपने को रजिस्टर कराने के लिए, और फिर उसकी डेट पड़ती है कि आप इस दिन आओ। अब वो जो हमने ऐप बनाया है उसके माध्यम से पटना, बरेली, लखनऊ, बनारस में बैठे हुए बटन दबा करके उनकी बुकिंग हो जाएगी। हमें ये रोग है, हमें तो आप इस तारीख को आइए, इस डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट हो गया। ये मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। खोया पाया, खोया पाया क्या है? बच्चे अमीरों के गायब होते हैं तो मिल जाते हैं, गरीबों के नहीं मिलते हैं। FIR होगी, उनकी तस्वीर उस ऐप पे लोड रहेगी। आप मुंबई में हैं, वो बच्चा है, बच्ची वहाँ दिखाई पड़ा, अरे ये तो यहाँ पर है, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के लोड कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने एक मंडी की बात की है पूरे देश में, कैबिनेट का फैसला हुआ है। IT के माध्यम से आप किसानों को बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे फसल के लिए यहाँ का बाजार अच्छा है, और पूरा बाजार एक हो गया है। तो IT के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, आज देश ये कर रहा है, ये हो रहा है। और दिल्ली का आपको एक रोचक उदाहरण बताऊं, मैंने पंचर वाले की बात की। मेरे एक वकील मित्र की गाड़ी पंचर हो गई थी,
उन्होंने गाड़ी सड़क पे छोड़ दी, घर गए, गूगल पर गए, दिल्ली में कितने पंचर बनाने वाले हैं उनका नाम खोजा, 50 का नाम आया। कहा मेरे घर के पास कितने हैं, तो 3 का नाम आया। एक को मैसेज किया, वो आया, गाड़ी ले गया और पंचर बना करके उसकी फ़ोटो खींच करके उसने ऐप कर दिया कि आपके पंचर में 3 कीलें घुसी हुई थी, मैंने ठीक कर दिया है, ये मेरा बिल है। तो पंचर बनाने वाले भी श्रीमान जी उपयोग कर रहे हैं, देश उपयोग करे, ये पूरी डिजिटल इंडिया की कल्पना है। रविशंकर जी, ये चीज़ें बदल रही हैं शहरों में, तो खास करके इसका संकेत साफ तौर पर मिलते हैं। जो आपने कहा बढ़ई हो या फिर कुम्हार हो, बहुत से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षमा करिए, गांव में भी बदल रहा है, मैं जानता हूं। आईटी देखिए, आईटी मिनिस्टर देश का बनने के बाद हिंदुस्तान कितना बदल रहा है इसका मुझे स्वयं पता चल रहा है, और मुझे अपने इस बदलते हुए हिंदुस्तान पे बहुत गर्व है। इसलिए उसको हम क्या हमें उसको और आगे बढ़ाना। तो गांव में भी अगर होगा तो एक हिंदुस्तान में एक दरार दिखती है और हैव नॉट्स हम जब कहते हैं। स्मार्टफोन की अब बात करते हैं तो जाहिर तौर पे 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल, 90 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन 14 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। बाकी लोग उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। आपने बहुत इसका मुझे उत्तर देने दीजिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसीलिए हमने कहा डिजिटल इंडिया बिना मेक इन इंडिया के पूरा नहीं होगा, मैंने अपने भाषण में भी कहा था। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के इतने बड़े बड़े पूंजी निवेशक और दुनिया के पूंजी निवेश कर रहे हैं। जैसे इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। जब मैं मंत्री बना था तो ये बहुत सुप्तावस्था में था। पूरे प्रदेश में, देश के राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की बात आई है, सिर्फ 2 थे, अब 21 हो गए हैं। सारे मुख्यमंत्रियों से मैंने बात किया, अब उनमें प्रतिस्पर्धा हो गई, हमें आना चाहिए। हमने उस पर ड्यूटी को ठीक किया। मतलब देश में आयात करना सरल था, बनाना कठिन था, इस तरह की ड्यूटी थी, उसको ठीक किया। हम चाहते हैं मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बने, बातचीत चल रही है, जल्दी वो बनना शुरू होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम कम से कम 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? आपका कैमरा इलेक्ट्रॉनिक है, आपकी लाइट इलेक्ट्रॉनिक है, आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, LED लाइट्स, सोलर लैंप्स, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक है। और इसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका आला, रेडियोलॉजी की मशीन, एक्सरे की मशीन, तो सब देश में बनती नहीं है। तो मोदी जी की अगुवाई में हमने एक बहुत सघन अभियान चलाया है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो ये भी सस्ता होगा, मार्केट बड़ा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, अमेरिका के बाद स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खपत हिंदुस्तान में है, और आजकल गांव के भी बंदे स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। हमेशा हम अपने गांव की ताकत को पहचानें। और हिंदुस्तान में जिस तरह मोबाइल का विस्तार हुआ है, आज इस देश में 100 करोड़ से अधिक फ़ोन है, 125 करोड़ के देश में 98 करोड़ मोबाइल है। हर महीने हम 40 से 50 से 60 लाख नया जोड़ते हैं। तो जल्दी ही 125 करोड़ के देश में हम 125 करोड़ के लगभग या 115 करोड़ मोबाइल प्राप्त करेंगे। अभी आप देखिए हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम चाहते हैं? जन्म, इस देश का एक जनधन, आधार, मोबाइल, ये है जन्म। अब आधार मैंने बताया 82 करोड़ लोग हैं, एक बटन पर सबके चेहरे सामने आ जाएंगे, सबका पता सामने आ जाएगा। अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कैसे करते हैं? ये आप लेते हैं गैस का सिलेंडर, आपको मिलती है सब्सिडी, कई बिचौलिए खा जाया करते थे, अब सीधा बटन से आपके अकाउंट में सब्सिडी जाएगी। मुझे एक मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए आधार को मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने लगभग 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया बचाया, जो गलत दस्तावेज के आधार पर लोग पढ़ा रहे थे। तो आप प्रशासन सुधारते हैं, आप भ्रष्टाचार सुधारते हैं, और आप सही लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्रशासन गुड गवर्नेंस जो मोदी जी कहते हैं, मैं चाहता हूं शासन लोगों के पाम में रहे मोबाइल फ़ोन पर। तो ये युग सूचना का है मित्र, सूचना क्रांति। तो यही कह रहा हूँ, मोबाइल पे रहे बहुत अच्छी चीज़ है और ये हो रहा है। लेकिन है कि वो मोबाइल, जैसे आपने कहा कि मेक इन इंडिया, वो मोबाइल भारत का बना होगा, ऐसा सपना कब? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं जल्दी ही होने वाला है। हाँ, काफ़ी बन रहा है, और जो योजना हम लोग बना रहे हैं, जल्दी इस देश में सस्ता स्मार्टफोन बनेगा। मैं आपको एक और बात कहूँ, ई-एजुकेशन, ई-हेल्थ, मेरी देश के एक बड़े अस्पताल से बातचीत चल रही है। हमारी कम्युनिटी सर्विस सेंटर काम करती है ज़मीन पर, कई महिलाएं चलाती हैं। आपको मालूम है इस देश में 40% रेलवे की बुकिंग ई बुकिंग है, जिसमें अधिक गाँवों से और छोटे शहरों से है। हवाई जहाज़ की 60% बुकिंग ई बुकिंग है। अब मैंने क्या योजना बनाई है कि एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर दिल्ली में बैठेंगे, और 600 लगभग जो देश के ज़िले हैं उसमें लगभग 60,000 गाँव को अब हम
एज ए पायलट जोड़ रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग आएंगे कम्युनिटी सर्विस सेंटर पर, अपनी बीमारी बताएंगे, ये स्थिति है, दिल्ली के डॉक्टर उनको गाइड करेंगे। उसी प्रकार से ई एजुकेशन में बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं। तो आपसे मैं कहूँगा कि 3, 4, 5 वर्षों में ये देश बदलेगा, और ये बदलने की प्रक्रिया में डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा अभियान है। एक बात और है, भारत में जब इंटरनेट की बात होती है तो विशेषज्ञ कहते हैं कि जो इंटरनेट की हमने जो प्रोग्रेस की है वो हमने पीसीज में करी है, टुकड़ों में करी है, एक इंटीग्रेशन है, समग्रता का अभाव था। मैं इसको सफल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया को सब आपको इंटरनेट को पूरी एक समग्रता में लेकर उसके तो इंटीग्रेशन के सामने, इंटीग्रेशन के लिए क्या 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 कुछ किया जा रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में देखिए, कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपनी कंपनियां देंगी, कई जगह सरकारी कंपनियां देती हैं, जिसकी सेवा अच्छी होगी लोग उसको देंगे। लेकिन हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ब्रॉडबैंड क्रांति का। हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आने वाले 3 वर्षों में 2016 तक अंत तक हमारा टारगेट है कि हम उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। पहले नोफन की योजना थी प्रदेश सरकार की, सिर्फ 258 किलोमीटर बना था, आपके पाइप लगा था 2 साल में। हमने 1 साल में उसको लगभग 65-70 हज़ार किलोमीटर बढ़ाया। लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां थी पूरे डिज़ाइन में। तो पीएम ने एक बड़ी कमेटी बनाई, उस पर रिपोर्ट आई कि राज्यों का भी अधिक सहभाग होना चाहिए, क्योंकि राइट ऑफ वे होता है, बाकी होता है। आज अधिकांश राज्य इस पर एग्री कर गए हैं। 1 साल में हमने काम किया है सारे राज्यों को समझाने में कि डिजिटल क्रांति ज़रूरी है, ब्रॉडबैंड ज़रूरी है, और डिजिटल इंडिया राजनीति दल से ऊपर है, देश के लिए है। तो वो समझ गए हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब तैयार हो गए हैं। तो इसको हम और गति देने वाले हैं। लेकिन जितनी आप गति देंगे उतना एक सवाल ये उठ जाता है कि स्पेक्ट्रम की जो है देश में कमी है। वो बार बार सवाल उठता है कि भाई जो हमारी स्पीड है वो कम है, और चार्जेस जो हैं वो डेटा जो डाउनलोड के चार्जेस देखिए, ये भी वो बहुत ये कुछ जो शिकायत है काफ़ी गैरवाजिब है। आप मुझसे संचार भवन में बात कर रहे हैं ना, पहले यहाँ क्या होता था बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। संचार भवन भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में रहता था पिछली सरकार में। आज आप यहाँ बैठे हैं, आपको एक भी बिचौलिया दिखाई पड़ा है क्या? बिचौलियों के दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर दलालों के दरवाज़ा बंद है। स्पेक्ट्रम का हमने ऑक्शन किया, 1,10,000 करोड़ का राशि प्राप्त हुई, और अभी तक के इतिहास में हमने सबसे अधिक स्पेक्ट्रम दिया है। लोगों ने लिया है, स्पेक्ट्रम पूरा है, आगे ज़रूरत होगी फिर भी देंगे। तो स्पेक्ट्रम की कमी अब नहीं है, अब ज़रूरत है सुविधाओं को सुधारने के लिए। तो इसीलिए ब्रॉडबैंड तो उसका जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से ग्राम पंचायत, फिर बाकी प्राइवेट कंपनी आएंगे उसको आगे ले जाएंगी, फिर हम नए आकाश के तकनीक से भी गांव तक पहुंचेंगे। मोटी बात क्या है कि पूरे देश में डिजिटल संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करूंगा कि ये भारत के हित में है, इससे भारत बदलेगा। डिजिटल इंडिया के 3 सूत्र हैं। देश के नागरिकों को डिजिटल संरचना के लिए ढांचा देना, देश के नागरिकों को डिजिटल सेवा देना। मतलब आपको अपना बिजली का बिल चाहिए, इरिगेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी सूचनाएं चाहिए, एट द क्लिक ऑफ ए बटन उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए आपको ब्लॉक के दफ्तरों में दौड़ना नहीं चाहिए। और तीसरा है जनता शक्ति संपन्न हो, इसलिए हम उनको डिजिटल, बिल्कुल सही कहा, इसलिए उनको हम भारत की भाषाओं में कंप्यूटर लिटरेट बना रहे हैं। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, जब मैं देखता हूँ एक खुमचे वाला अपने मोबाइल से अपना बिजनेस करता होता है। मैं गाड़ी रोक करके उसको सुनता हूँ। देखिए, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको दूरदर्शन की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हुई, उसको समझ में आ गया कि मेरे बिजनेस के लिए मेरे पास ये होना ज़रूरी है। ये ताकत और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ तो आप हिसाब किताब जोड़ रहे थे आप मुझे देख रहे थे। जी 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 बिल्कुल, आप हिसाब किताब जोड़ रहे थे, कितना पैसा आया, आने की उम्मीद है, कितना रोजगार होगा। अब जब हम इसमें निवेश और रोजगार की बात करते हैं तो ये कि ग्रामीण भारत में रोजगार को खड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। तो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे ये आप रोजगार के हिसाब से? 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो मैं आज के दिन उन सारे पूंजी निवेशकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे बात कर रहा था, हमने कहा आप आइए, इस कार्यक्रम को समर्थन दीजिए, पूंजी निवेश की घोषणा करिए, और कितने लोगों को नौकरी मिलेगी ये भी बताइए। 4.5 लाख करोड़ रुपए उस दिन आए, ये शुरुआत है अभी। 18 लाख की नौकरी। देखिए, जो पूंजी निवेश होगा आने वाले 2-3 वर्षों में,
तो शहरों में भी होगा, छोटे शहरों में भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खुलेगा तो और खुलेगा, तो नौकरियां गांव के लिए भी आएंगी। आज मैं बताऊं, मैंने एक और कार्यक्रम फैसला मैंने किया है, छोटे शहरों में बीपीओ खुले। जब मैं मंत्री बना तो मैंने देखा कि देश का जो भूगोल है आईटी का वो बड़ा संकुचित है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मैसूर। तो हम कहा ऐसे देश नहीं चलेगा। तो ये बीपीओ की योजना क्या है? हमने देश में 48,000 सीट को चुना है, जिसे राज्यों की संख्या के अनुसार बांट दिया है। बिहार को 4,400, यूपी को 8,000, महाराष्ट्र को 5,000। 8,000 का मतलब 80 सीट, 80 जगह पर, एक सीट पर 100, 3 शिफ्ट में 300। एक लोकल उद्यमी होगा, हैंड होल्डिंग होगी, एक स्थायी कंपनी के द्वारा, मजबूत कंपनी के द्वारा। क्या है मेरी कल्पना? जैसे मैंने कहा था उस दिन भाषण में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, बलिया, सहारनपुर, संबलपुर, जबलपुर, जोधपुर, औरंगाबाद, ऐसे स्थानों पर बीपीओ खुले और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हुए हैं जो अपने गांव में रहेंगे, वहाँ ट्रेंड भी होंगे, मेंटेनेंस भी सीखेंगे, बीपीओ चलाएंगे। बहुत बड़ा डाटा उपलब्ध है, तो पूरे देश में एक नियोजन की क्रांति आएगी। छोटे छोटे यहाँ पे स्किल इंडिया आ जाएगा जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं। अब मैं स्किलिंग की बात करता हूँ तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इतने मोबाइल हैं, मोबाइल को रिपेयर करने वाले कितने हैं? तो मेरी इच्छा क्या है, छोटे छोटे स्थान पर मोबाइल रिपेयर केंद्र खुले। आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर हम लगा रहे हैं, उसकी वेल्डिंग होती है, वो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए आम वेल्डर से काम नहीं चलेगा, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आएगा तो उसके मेंटेनेंस के लिए आपको एक बड़ा काम करना पड़ेगा, इंटरनेट के मेंटेनेंस के लिए आपको एक बड़ा काम करना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देश में इतने लैपटॉप कंप्यूटर हैं, लेकिन वो गड़बड़ाता है तो ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ता है जहाँ से आपने खरीदा था। तो इस देश में स्किल के माध्यम से एक ज़बरदस्त नियोजन का हम काम करने वाले हैं। ये है बड़ा क्षेत्र डिजिटल इंडिया का। तो यानी डिजिटल इंडिया के लिए बदलाव की तैयारियां हैं। चुनौतियों पर हम रविशंकर प्रसाद जी से बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सीधा संवाद में चर्चा जारी रहेगी। Prime Minister Narendra Modi's visit to Uzbekistan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Join DD News as we travel across Central Asia and Russia, tracking news in every move, minute by minute, bringing you live reports from Ground Zero, with comprehensive analysis of every major development. Watch continuous coverage of PM's tour to Central Asia and Russia, exclusively on DD News. सीधा संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रविशंकर प्रसाद जी से बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम लॉन्च हो उसी के संदर्भ में, उसको जो सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं उन सवालों पर हम बात कर रहे हैं। रविशंकर जी, जब भारत की इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नेंस में हम बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखते हैं, तो आईकैन जैसी संस्थाओं में अगर यहाँ पर भारत का अभी नेतृत्व जो है उस हिसाब से स्वीकारा नहीं जाता, लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे खड़े हैं दुनिया में। तो यहाँ पर एक लीडरशिप की ज़रूरत है, भारत को लीड करता हुआ दिखे ऐसी ज़रूरत है। उसके लिए क्या कुछ? आपने बहुत सही कहा और बड़ा सामयिक सवाल आपने पूछा है। भारत का स्टैंड क्या हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। मैं था, मनोहर पार्रिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, सुरेश प्रभु थे, और हम लोगों ने निर्णय किया कि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर होना चाहिए। मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? सरकार भी हो, सिविल सोसाइटी भी हो, जो इंटरनेट के यूज़र हैं वो भी हो। ये बहस चल रही थी। ब्राज़ील ने कुछ और स्टैंड ले रखा था, अमेरिका अपना नियंत्रण अब वापस ले रहा है। आपको बताता हूँ, अभी अर्जेंटीना में हार्डली 15 दिन पहले एक कार्यक्रम था जिसमें आईकैन का ही सम्मेलन था। लगभग 3,000 दुनिया के प्रतिनिधि आए हुए थे और मैंने अपना भाषण यहाँ से वीडियो करके भेजा था, जिसमें हमने कहा था भारत आईटी के क्षेत्र में नौजवानों की प्रतिभा का सम्मान करता है। इंटरनेट को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया है हम उस पर बहुत गौरव है। अतः हम मल्टी स्टेक होल्डर के पक्षधर हैं जिसमें सभी लोग आए। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इसके मामले में सरकार की भूमिका प्रभावी होनी चाहिए। और जो लोकतांत्रिक ताकतें दुनिया की है, जिन्होंने इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी दे रखी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, ऐसे देशों को
एक आपस में मिलकर एक बड़ा काम करना चाहिए, ताकि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया बनी है वो आगे चलनी चाहिए। आपको बताऊं, हमारे स्टैंड को दुनिया ने सराहा, वहाँ 10 मिनट ताली बजती रही। अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर ने मुझे चिट्ठी लिखी, तो ये सारी बातें कि हमारा, और ब्राज़ील और कई देश अब हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, तो ये एक बड़ा काम हुआ है। मेरा कहना आपसे क्या है कि भारत इंटरनेट गवर्नेंस की दुनिया में एक लीड ले, ये हमने स्टैंड लिया है मोदी जी की अगुवाई में। और अभी आईकैन के फायदे शायद आए थे, उन्होंने भी बहुत अपेक्षा की कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए। तो इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र में हमने एक बड़ा काम किया है, वो स्टैंड ले लिया है। देखिए हमारी सोच क्या है, इंटरनेट मानवीय अन्वेषण की एक बहुत बड़ी खोज है। इस पर हर मानवता का अधिकार होना चाहिए, कुछ का नहीं, पहली बात। और इंटरनेट अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल तभी मजबूत होगा जब लोकल के साथ लिंक रहेगा। तो मेरी अपेक्षा है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की बोली, भारत के विचार, ये भी दुनिया के बीच जाए। ये जब बदलाव हम करेंगे, इसीलिए मैंने विशेष आईटी मंत्री के रूप में प्रयास किया है कि भारत की स्थानीय भाषाओं में कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स आए, प्रोग्रामिंग हो, वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक का एक आकलन था कुछ साल पहले का, वो कि भाई अगर किसी भी भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अगर इंटरनेट की जो है 10% उसकी वो बढ़ती है, तो आपकी जो आपका जो निवेश है, आर्थिक निवेश है, आर्थिक जो आपका विकास दर है, उसमें करीब 1.25% का इजाफा हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट। तो इसमें ये जो डिजिटल इंडिया का सपना आप देख रहे हैं, इसका देश की जो सीधा आर्थिक तरक्की है, विकास दर है, उसमें आप कितनी हिस्सेदारी देखते हैं? यहाँ नियोजन बढ़ेगा, लोग डिजिटल साक्षर बनेंगे, काम करने, व्यवसाय करने के नए नए अवसर आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश मजबूत होगा, देश इन्फॉर्म्ड होगा। आज कोई कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल हाईवे बनाया तो गलत बनाया, सबको फॉलो करना पड़ता है। ये बात दूगर है कि पिछली सरकार ने क्या उसमें किया, हम उसको और ठीक कर रहे हैं। मैं INB मिनिस्टर था पूर्व में, इतने टेलीविज़न चैनल आए, उससे देश को अच्छा नहीं लगा क्या? आप देखिए कितना देश आगे बढ़ा है। नियोजन आए, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में लोगों को नौकरी मिलेगी, देश में पैसा आएगा, देश में उद्योग बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों में शिक्षा आएगी, जागृति आएगी, ई-कॉमर्स बढ़ेगा, स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी, तो देश में पूर्णता के साथ देश आगे बढ़ेगा। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, ये है डिजिटल इंडिया। लेकिन इसमें एक चुनौती रविशंकर जी जो एक और दिखती है, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका माइंडसेट, लोग कह रहे हैं कि आज भी लोग कहते हैं कि आप किसी भी अफसर के कमरे में चले जाइए, आपको कंप्यूटर जो है वो साइड टेबल पे दिखेगा, सामने वाली टेबल पे आपको फाइलों का ढेर दिखेगा। ये आपने सही कहा, ये प्रक्रिया सामने चलेगी। वही तो मैं बता रहा हूँ, इतना अधिक उठापटक के बावजूद 40% लोग ई टिकटिंग रेलवे की करते हैं कि नहीं? सर्वर डाउन है, नेट नहीं काम कर रहा, फिर भी आपका वो छपा हुआ आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज भी आप जाइए हवाई अड्डे पर, तो मुझे सबसे बड़ा दृश्य लगता है कि एक बूढ़ी माँ अपने मोबाइल से CISF की सिपाही को अपना दिखा रही है बोर्डिंग का पिन कार्ड, दिखाती कि नहीं? लोग सीख रहे हैं। तो ये बदलेगा, इसको बदलना है, और जब देश बदलेगा तो सब लोग साथ बदलेंगे। ये है बड़ा दृश्य डिजिटल इंडिया की, जो हिंदुस्तान को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप ई-लॉकर देंगे, लोगों के पास लॉकर रहेगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा के सवाल एक आ जाते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा के मामले में भारत बहुत अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, और सर्वर्स जो हैं वो ज़्यादातर विदेशों में हैं, भारत में सर्वर्स इस तरह से नहीं है। तो इस पर आप कैसे निपटें? आपने बहुत सही कहा, मोदी जी ने कहा है सर्वर आने चाहिए। साइबर, उन्होंने कहा ना, रक्त विहीन युद्ध की बात की ना उन्होंने, तो साइबर सिक्योरिटी के मामले पर पूरी दुनिया में भारत की खासी पहल है कि इस पर पूरी दुनिया को एक होना है। अभी हमने साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाया है, एक नया कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। भारत की ओर से हम और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो आधार की बात हमने बताई, उनके सारे आंकड़े सुरक्षित रहें, उसका विषय हमने बताया है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे, आप चिंता मत करिए। इसलिए आपने देखा होगा आईकैन में भी साइबर सिक्योरिटी का विषय सरकार के पास ही होना चाहिए। तो जितना इस दिशा में पहल करनी होगी हम करेंगे। ये आपने चिंता सही जगाई है, उस चिंता को हमें एड्रेस भी करना है, और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर करके साइबर अटैक करने वाले लोगों के खिलाफ करना पड़ेगा। ये आतंकवादी, ये जिहादी तत्व कई बार IT उपकरणों का दुरुपयोग करते हैं, उसमें भी सुरक्षा की जरूरत है, ये हमें मिलकर करना पड़ेगा।
जब हम भारत में हैव और हैव नॉट्स की बात करते हैं, शहरी ग्रामीण उसके अंतर की बात करते हैं, तो उसमें एक बात है, जब ई बुक्स आपके पास होंगी, आप किताबें, बच्चा एक अपना जो किताबें हैं, कोर्स की किताबें, जब वो नेट पे जाके पढ़ पाएगा, तो उसमें और ऐसी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, शुरुआत में ग्रामीण इलाकों में शायद वो आपको निःशुल्क देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और पर नेट न्यूट्रलिटी का सवाल कई बार फिर उसके बाद खड़ा हो जाएगा। अब नेट न्यूट्रलिटी का एक रिपोर्ट हमारी आ गई है, हम ट्राई के रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद सरकार अपना स्टैंड लेगी। मैं पहले ही संसद में कह चुका हूं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिना विभेद के नेट उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आप बार बार जो शहर गांव की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डिजिटल इंडिया अधिक गरीबों के लिए है, अधिक उपेक्षितों के लिए है, अधिक वो लोगों को मजबूत करने के लिए है जो अभी हाशिए पर खड़े हैं, और लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर की अपील की है कि बिटिया को बचाने के लिए फोटो खींच के डालो। पटना में हमारा एक सुरक्षा कर्मी है, उसने मेरे फेसबुक पर अपनी बिटिया के साथ अपना फोटो खींच के भेज दिया है। आप देख रहे हैं, वो बहुत ही सीधा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे छूती है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज देखिए कितने गांव के लोग फेसबुक पर हैं, आप उनके विचार को देखिए, मेरे पास तो लाखों कमेंट आते हैं। तो आप गांव के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत दूर नहीं है श्रीमान जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, टेक्नोलॉजी से आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इसमें कोई तरह नहीं, क्योंकि आपने सेल्फी विद डॉटर की बात की, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा सा अलग हटकर, कि लोग ये कह रहे हैं सेल्फी विद डॉटर प्रधानमंत्री ने कहा, और आप तमाम मंत्री अपनी बड़ी बड़ी घोषणाएं नेट पे जाके करते हैं, ट्विटर पे जाके करते हैं, तो सेल्फी विद डॉटर ट्रेंडिंग करने लगा और सब लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं असल सवाल तो भाई देश में महिलाओं की सुरक्षा क्या है, आप सेल्फी विद डॉटर की बात, आपने बहुत सही कहा, हमने सिर्फ सेल्फी की बात नहीं की, हमने अभी कन्या समृद्धि योजना डाली थी ना मार्च में, आपके हरियाणा में शुरू की थी कि आप 1000 रुपये जमा करिए, बाकी 18 साल के बाद आपको मिलेगा इतना पैसा। आपको मालूम है अभी तक लगभग 55 लाख लोग हमारे पोस्टल विभाग से उन्होंने कराई है बुकिंग, लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि उसमें आई है। तो ऐसा नहीं है, लोग नए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, समस्या है, उस समस्या के खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है जागृति के लिए, बताने के लिए, संभालने के लिए। वो एक प्रोग्राम था सेल्फी विद डॉटर, और मुझे बहुत खुशी है कि गांव-गांव के लोगों ने भी इसको बहुत सराहा है। रविशंकर जी, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। मायावती जी ने कहा भाई इतने गांव में बिजली नहीं है, आप वहाँ पर जो है इंटरनेट पहुँचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारे ही प्रोग्राम को रीपैकेज किया जा रहा है, हम लोग तो इस तरह की बात पहले ही करते रहे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इस पर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कैसी नीति बनाई, क्या बनाया, जनता ने उनके पैकेज पर उनको रिपैकेज कर दिया पिछले साल। अब वो रिपैकेज होकर के जनता के द्वारा विपक्ष में है। अब देश में उन्होंने 58 साल राज किया है, तो अगर उनको लगेगा सारा भारत हमने चलाया है तो उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन देश की जनता ने उनके चलाने को सही नहीं पाया, इसीलिए विकल्प में हमें लाया है। अब हम कर रहे हैं, वो सहयोग करें, ये हमारी उनसे अपेक्षा है। डिजिटल इंडिया देश के लिए है, न भाजपा के लिए है, न कांग्रेस के लिए। आपने कहा इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, जाहिर तौर पे ठीक बात है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन अंत में एक बात, राजनीति जाहिर तौर पे बिहार में चलेगी, इसीलिए एक सवाल वो भी मैं ज़रूर पूछूँ कि रविशंकर जी का अगर दिमाग जो है वो संचार मंत्रालय में है, तो दिल कहीं ना कहीं उनका बिहार में, क्योंकि अब चुनाव वहाँ पे सामने है। क्या चुनौती देखते हैं बिहार की? नीतीश जी बड़ी तेज़ी से निकल गए हैं, जनता के बीच घर घर दस्तक दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा ठंडे दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी दस्तक दें, क्योंकि जनता उनको नवंबर में परमानेंट दस्तक देने वाली है। मैं आपसे यही कहूँगा, हमारे हर विधानसभा में कार्यक्रम हो गए, हम खूब कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल क्या है, लालू प्रसाद के कंधे पर बैठकर नीतीश कुमार सुशासन की बात करेंगे। मेरा एक परिचय वकील का ही है ना, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले, इन सब को तो पर्दाफाश मैंने ही किया था ना, पटना हाईकोर्ट में वकील के रूप में। कितने लोग जेल गए, बड़े बड़े लोग, आपको मालूम है ना। उस समय नीतीश जी हमारे साथ थे, 18 साल साथ रहे हैं। आज कोई बदलाव आया है? आज बिहार में अपराध, अपहरण, आपको बताऊं आपके दर्शकों को कि जब तक हम उनके साथ थे, बिहार में लगभग 17-18 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का प्रस्ताव आया था। हमारे हटते घटकर 8,000 करोड़ हो गया है। बिहार की विकास दर 15% से घटकर 9% हो गई है, 8% हो गई है। तो हम देख रहे हैं ना, जनता सुशासन चाहती है, बदलाव चाहती है। हमें पूरा विश्वास है उनको अवसर मिलेगा तो हमें आशीर्वाद देंगे। एक आखिरी बात सिर्फ, क्या
रविशंकर जी बिहार की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे भविष्य में? आप बदमाशी करना छोड़िएगा नहीं। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी कोई इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। जो मुझे प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये हमारी अपेक्षा जरूर है कि बिहार में हम सब मिलकर भाजपा की अगुवाई में एनडीए को लाएं। वो हम लगे हुए उसमें। रविशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रविशंकर जी डिजिटल इंडिया का सपना लेकर आगे बढ़ चुके हैं और बड़े प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, कमर कसकर तैयार दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के पार जाना उसके लिए पूरी तैयारी है। सीधा संवाद में आज बस इतना ही। नमस्कार।